हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत को हमें पढ़ते पढ़ते 2-3 दिन हो चुके हैं। लगातार 1 बजे आपको दोपहर में ये वीडियो मिल जाती है। पिछले में हमने गुलाम वंश पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश में मुख्य रूप से पढ़ने की जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन की प्रमुख विजय, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये सारी की सारी जो हमारी आज की विषय रहेंगे चर्चा के। एक एक करके सभी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि देखिए, प्राचीन भारत पूरा पढ़ चुके हैं हम। जितने भी टॉपिक आप लोगों के सामने दिखे हुए हैं ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश तक पढ़ लिया है। आज नंबर है खिलजी वंश का। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पूजा पब्लिकेशन की IAS PCS स्पेशलिस्ट बुक से मैं आपको पढ़ाता हूं। इस बुक को परचेज करना है तो आप लोगों के सामने नंबर लिखे हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। बात करते हैं खिलजी वंश की। तो गुलाम वंश 1290 में समाप्त हुआ था और गुलाम वंश के समाप्त होते ही शुरू होता है खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश चला था। अब इसकी एक एक करके बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 तक शासन किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 में सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसने दिल्ली के नागरिकों से भय के कारण अपना राज तिलक दिल्ली के निकट किलो खरी में करवाया था। दिल्ली के नागरिकों से भय करता था। दिल्ली के जो लोग थे उनसे डर के मारे इसने अपना जो राज तिलक था वो दिल्ली में ना करा करके किलो खरी में करवाया था, जो कि दिल्ली के ही निकट होता है। बात करते हैं आगे कि मलिक छज्जू, जो बलबन का भतीजा था, इसने जलालुद्दीन के विरुद्ध असफल विद्रोह कर दिया था कि सफल नहीं हो पाया था। इस विद्रोह में जो ये था मलिक छज्जू, ये सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद सिद्दीदौल मोला को अशिष्ट व्यवहार के कारण सुल्तान ने हाथी के पैरों तले कुचलकर मरवा दिया था। फिरोज खिलजी ने 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला के आक्रमण का सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया था। फिरोज खिलजी के समय में लगभग 2000 मंगोलों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया गया था, जो मुगलपुर में बस गए और नवीन मुसलमान कहलाए थे। ये मुगलपुर में बस गए थे और ये नए मुसलमान कहलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी को जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अवध का सूबेदार था। इसने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण कर दिया था और रामचंद्र पर आक्रमण करने के पश्चात यह दक्षिण भारत में होने वाला इनका पहला आक्रमण था। देवगिरी से प्राप्त विजय की संपत्ति को सुल्तान को समर्पित करने के लिए अलाउद्दीन ने उसे कड़ा आने का आग्रह दिया। अलाउद्दीन ने षड्यंत्र कर 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ नामक व्यय विभाग की स्थापना की थी। जो दीवाने वकूफ था ये एक व्यय विभाग था कि जितने भी खर्चे होते थे इन सभी खर्चों की जो जानकारी रखता था, जो इन सभी का हिसाब किताब रखता था, वो दीवाने वकूफ नामक विभाग था। बात करते हैं उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 में उनकी हत्या करने के बाद, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर सिकंदर की तरह विश्व विजय करने के लिए सिकंदर द्वितीय यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त करी थी, ग्रहण करी थी। ये चाहता था कि जिस प्रकार से सिकंदर ने बहुत कम उम्र में पूरे विश्व में विजय प्राप्त करने का अभियान रखा था, ऐसे ही वह भी चाहता था कि वह पूरे विश्व में विजय प्राप्त करे और विश्व विजय बनना ये चाहता था। बात करते हैं उसके पश्चात कि अलाउद्दीन भी बलबन की तरह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने आप को धरती पर भगवान का प्रतिबिंब मानता था। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी अपने आप को भगवान मानता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने अमीरों के सामाजिक सम्मेलनों पर परस्पर विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि जो अमीर होते हैं इनके जो सामाजिक सम्मेलन पर
आपस में विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाया। और बर्नी के अनुसार, बर्नी एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी राजत्व प्राप्त कर रहा था, किंगशिप प्राप्त कर रहा था, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। और राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही खालसा भूमि सबसे ज्यादा विकसित हुई थी और वो एक कठोरता के साथ राजस्व वृद्धि कर रहा था कि जितने भी जो किसान होते थे उनसे जो राजस्व लेता था, ये कठोरता के साथ ले रहा था और उनमें वृद्धि भी कर रहा था। बहुत बार तो इसने उपज का 50% भी कर के रूप में लेना शुरू कर दिया था। सैनिकों को प्रतिवर्ष 234 टका और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78 टका अधिक मिलते थे। ठीक है। सुल्तान ने सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चलाई थी। यहां से प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, एक तो सभी सैनिक होते हैं, उनकी जितना भी हुलिया यानी कि ड्रेसअप होता है उसको सही प्रकार से सभी सैनिकों का एक जैसा होना चाहिए, हुलिया, ड्रेसिंग सेंस, ये उन्होंने शुरू करवाया था। दूसरी बात कि सभी घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चलाई थी कि अपने घोड़ों की पहचान हो सके, इसलिए घोड़ों पर भी दाग लगाया जाए। उसके बाद सेना के निरीक्षण के लिए आरिज ए मुमालिक नामक अधिकारी की इन्होंने नियुक्ति करी थी। तो आरिज ए मुमालिक होता था, ये पूरी सेना का निरीक्षण करता था। बाजार का प्रबंधन करने के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। उसके अधीन शाहना ए मंडी नाम का पदाधिकारी होता था। मुहतासिब जनसाधारण के आचरण का रक्षक और देखभाल करने वाला होता था। वह नापतोल का भी निरीक्षण करना था, ये देखता था कि जो मापतोल हो रहा है हमारे राज्य में वो सही है या नहीं। उसके बाद जो गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसका नाम था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक कौन था? ये गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। उसके बाद बात करते हैं, अलाउद्दीन ने अनेक सूचना दाताओं को नियुक्त किया था जिन्हें मुनहियन या मुनही कहते थे। तो जो सूचनाएं ला करके देते थे राजा को या उच्च अधिकारियों को, उन्हें मुनही या मुनहियन कहा जाता था। बात करते हैं कि सरा ए अदल स्थानीय निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो अपनी सेना को नगद वेतन देता था और नगद वेतन देने के साथ साथ में इन्होंने स्थायी सेना भी रखनी शुरू कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसे सफल बनाने के लिए मुहतासिब मतलब लोगों के आचरण पर नजर रखने वाला व्यक्ति, और एक था नाजिर जो नापतोल का अधिकार, इन दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बात करते हैं, अमीर खुसरो का जन्म जो था वो कासगंज पटियाली में हुआ था। इसे तूतिए हिंद या तोताए हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत में हिंदी खड़ी बोली, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कि हिंदी खड़ी बोली तथा तबला, सितार, शतरंज का भी जनक माना गया है। अमीर हसन देहलवी जिन्हें भारत का सादी कहा जाता था तथा अमीर खुसरो को अलाउद्दीन का संरक्षक प्राप्त था। तो दोनों जो थे अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो, दोनों को ही अलाउद्दीन का संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो ने सबसे पहले अपनी भाषा को हिंदवी कहा। इसे हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि भी माना जाता है। मैंने बताया था कि अमीर खुसरो ऐसा मुस्लिम व्यक्ति था जिसने हिंदी में भी अपनी रचनाएं लिखी थी। उसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, क्योंकि सुल्तान यहाँ गयासुद्दीन तुगलक तक तो इन्होंने देखा ही था, लेकिन बलबन के समय में तो छोटे छोटे शासक आ चुके थे। तो यहां से लेकर के इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक तक के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग प्रणाली प्रारंभ की थी और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था।
अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था उसका नाम था जफर खान। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते लड़ते मारा गया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण ट्रांस आक्सियाना के शासक दावा खान के सेनापति कादिर खान ने किया था। तो यह पहला आक्रमण बताया गया है जो कि मंगोलों का पहला आक्रमण इसके समय में हुआ था। बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन की प्रमुख विजय कौन कौन सी है। अलाउद्दीन ने 1298-99 में गुजरात का आक्रमण किया। गुजरात का राजा कर्ण घबराकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी चला गया और गुजरात विजय के समय मलिक काफूर को 1000 दिनार में इन्होंने खरीदा था। मलिक काफूर इनको कितने में कहा खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर का जो नाम था वो 1000 दिनारी भी था। ठीक है ना। गुजरात के बाद अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और उस समय यहां का जो शासक था वो था हमीर देव। ये पराजित हुआ यहां का। ठीक है। बात करते हैं आगे कि अलाउद्दीन ने 1303 में मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया और रतन सिंह की परम सुंदरी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहा, लेकिन परम जो पद्मिनी थी उसने जोहर कर लिया था। लेकिन इस उनके जोहर करने के कारण ये रानी पद्मावती को या पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर सका था। सुल्तान ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया था? चित्तौड़ का नाम इन्होंने कर दिया था खिजराबाद और दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए अपने प्रिय दास मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का भी प्रयास किया था। अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव वंशी राजा रामचंद्र को पराजित कर उसका राज्य वापस दे दिया तथा उसे राय रायान की उपाधि दी थी। 1303 में तेलंगाना की राजधानी वारंगल में राजा प्रतापरुद्र देव द्वितीय को पराजित किया, जिसे मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जो कोहिनूर हीरा है वो मलिक काफूर ने कहां से प्राप्त किया था? ये वारंगल, तेलंगाना की राजधानी थी उस समय वारंगल, यहां के राजा प्रतापरुद्र देव द्वितीय को पराजित करके ये कोहिनूर हीरा लिया था। मलिक काफूर को 1310 में द्वार समुद्र के होयसल वंश के राजा वीर बल्लाल को पराजित किया था। ठीक है। यह भी मलिक काफूर की विजय हुई थी। उसके बाद मदुरा के मलिक काफूर ने सुंदर पांडे का पक्ष लेकर वीर पांडे को पराजित किया था। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसराव जैसे विद्वान भी रहते थे। अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा का दिल्ली में निर्माण करवाया और हौज खास भी उसी की देन है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कौन सा है? वो है अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा को भूमि की माप की इकाई के रूप में स्थापित किया। भूमि मापन की यह प्रणाली मसाहत कहलाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर नए कर लगाए थे। कौन कौन से? पहला है चराई कर। चराई कर होता था कि जो दुधारू पशु है इन पर लगाया जाता था। दूसरा था गढ़ी कर। गढ़ी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर। अलाउद्दीन खिलजी का गाजी मलिक नामक सेनापति जो अगले तुगलक वंश का संस्थापक था, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था जिसका नाम था गाजी मलिक, और इन्हीं ने ही तुगलक वंश की स्थापना भी करी थी। बात करते हैं कि इसके अलावा जजिया कर, जैसे कि गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला कर था वो जजिया कर था। उसके बाद जकात कर था, यह संपन्न मुसलमानों से लिया जाता, जो मुसलमान व्यक्ति संपन्न होते थे उनसे यह कर लिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत मिल्क इनाम तथा वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। सबसे अधिक खालसा भूमि जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की मृत्यु जो थी 1316 में हो गई थी। उसके बाद जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में ही दफनाया गया था। तो ये मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भारत के इतिहास में अपना स्थान रखता है। उसके बाद अंतिम आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी।
इसने अलाउद्दीन के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, जैसे ही शासन इनके हाथ में आया, इसने अलाउद्दीन के सारे जो कठोर आदेश थे उनको समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। इससे पहले सभी खलीफा का प्रतिबिंब या भगवान का प्रतिबिंब या खुदा का प्रतिबिंब समझते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पहला ऐसा शासक हुआ जिसने खुद को ही खलीफा या खलीफत उल तह घोषित कर दिया था। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत अत्यधिक पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में बताया गया है, इसी कारण से इसे एक नाम भी दिया गया कि नंगा फकीर। नंगा फकीर किसे नाम दिया गया? ये नाम दिया गया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को, जिन्होंने 1316 से 1320 तक शासन किया था। तो ये थी आज की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि खिलजी वंश से थी। अब देखिएगा कि हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है, शुरू होगा अब तुगलक वंश। तो अगली वीडियो में मैं तुगलक वंश, सैयद लोदी, इस प्रकार के वंश से पढ़ाता रहूंगा। इस बुक के बारे में बता चुका हूं, इस बुक को मैं पढ़ा रहा हूं लगातार। प्राचीन भारत समाप्त हो चुका है, मध्यकालीन भारत भी बीच में आ चुके हैं, इसके बाद आधुनिक भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।